हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सी प्लस प्लस के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज इनहेरिटेंस, कंसेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। आपको याद होगा जब हमने सी प्लस प्लस की शुरुआत की थी तो हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सही मीनिंग होता है डेटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब सी में या बाकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन फंक्शनलिटी पे होता है, लेकिन सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन या जितनी भी लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम अगर सपोर्ट करती है तो वहाँ पर प्रोग्रामिंग का पूरा फोकस डेटा पर होता है, और वही सी प्लस प्लस में हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। अब दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस की प्रोग्रामिंग देखी थी तो हमने यूजुअली एक सिंगल क्लास बनाई और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, या हमने दो अगर क्लासेस भी यूज़ करी थी तो वो इंडिपेंडेंट थी, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं थी, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं था। कॉमन की बात कब होती है? हम भी बात नहीं करते हैं कि दो फ्रेंड्स कब होंगे, अरे जब उनके कुछ थॉट्स मिलेंगे, कुछ कॉमन होगा तो ही किसी तरह की रिलेशनशिप डिफाइन होगी। तो वैसे ही जब दो क्लासेस के बीच में अगर कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ कॉमन बिहेवियर होगा, तो फिर इस कॉन्सेप्ट को हम इनहेरिटेंस के थ्रू डिफाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इनहेरिटेंस का मेन जो पर्पस होता है दैट इज कंसेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर, कोई क्लासेस पहले से बनी हुई है और हम चाहते हैं कि उन्हीं क्लासेस को मुझे फर्दर अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, और मैं चाहता हूं कि उसमें एक्स्ट्रा डेवलपमेंट की लेबर नहीं लगे, फिर से आपको कोड लिखना नहीं पड़े, तो हम लोग एग्जिस्टिंग क्लासेस को ही उनकी फुल कैपेसिटी के साथ रीयूटिलाइज कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, और जो मैं नए फीचर चाह रहा हूँ वो आने वाली नई क्लासेस के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये फ़ायदा होता है इनहेरिटेंस का। और आपने देखा भी होगा, हमने डे टू डे लाइफ में समझा है, हम एक बहुत बेसिक चीज़ बचपन सुनते आ रहे हैं कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे कई बार घर में हम सुनते हैं ना, बड़े हमारे पेरेंट्स के थ्रू या घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बताते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो बच्चा अपने पेरेंट्स की कैरी करता है, इनहेरिट करता है। कई बार बोलते हैं ना कि उसकी हाइट उसके पेरेंट्स पे गई है, या उसका जो बात करने का तरीका वो उसके फादर पे मिलता है या उसके दादाजी से मिलता है। तो ये जो बातें हम कॉमन सुनते आ रहे हैं, इसका मोटिव क्या है? हम लोग ये सुनते हैं कि वो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की कैरी कर रहा है, वो एक उसके पेरेंटल जो एट्रीब्यूट्स है वो बच्चा कंटिन्यू कर रहा है। तो इस तरह की बातों का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या है? मतलब इनहेरिटेंस का मॉडल क्या बताता है कि दो या मल्टीपल क्लासेस के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप होगी, कुछ एट्रीब्यूट्स कॉमन होंगे, कोई ऐसा बिहेवियर होगा जिसको मुझे बार बार लिखना नहीं पड़े, मुझे एडिशनल में लेबर नहीं लगाना पड़े, फिर से डेवलपमेंट नहीं करना पड़े, तो फिर मैं इनहेरिटेंस के रास्ते पे जाता हूँ और वहाँ पर हमें ये सारे फ़ायदे मिलते हैं रीयूजेबिलिटी के साथ में। अब जब मैं इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करता हूँ तो कुछ डेफिनेशन वाइज हमको टर्म समझना जरूरी है यहाँ पर। तो हमने देखा है कि इसकी कैपेबिलिटी क्या होती है कि वो एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करे या उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिराइव करे। मतलब अगर कोई क्लास मेरी पहले से बनी है तो मुझे उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके बिहेवियर को डिराइव करना है, इनहेरिट करना है किसी नई क्लास में, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। मतलब एक एग्जिस्टिंग क्लास होगी, मैं चाह रहा हूँ उस क्लास को मॉडिफाई करे बिना उसमें नए फीचर्स को मैं ऐड कर पाऊँ। तो किसी एग्जिस्टिंग क्लास को मॉडिफाई करे बिना अगर मैं कोई फीचर ऐड करना चाहता हूँ तो ये काम कैसे होगा? मुझे डिराइव क्लासेस बनाना पड़ेंगी, कुछ नई चाइल्ड क्लासेस बनाना पड़ेंगी जिसमें मैं कुछ नए फीचर्स को ऐड करूँगा और पुरानी क्लास के बिहेवियर को एज इट इज़ इनहेरिट करूँगा। तो फिर में क्या होगा? इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपने पुराने सिस्टम को मॉडिफाई नहीं करा, आपको पेरेंट क्लास के किसी एट्रीब्यूट को, किसी बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं करना पड़ा, और जो भी मैं अपडेटेड बिहेवियर चाहता हूँ वो मैंने डिराइव्ड क्लास के थ्रू अचीव कर लिया। तो पुराने के फीचर भी आ गए बेस क्लास के, पेरेंट क्लास के, और नई क्लास में जो मैं नया एडिशन चाह रहा था, जो नया बिहेवियर चाह रहा था, वही मुझे मिल गया यहाँ पर। तो ये तरीका मुझे फ़ायदा देता है इनहेरिटेंस की प्रोग्रामिंग में। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर नंबर ऑफ क्लासेस। इनहेरिटेंस में रिलेशनशिप में कम से कम
जैसे बोलते हैं ना, दो लोग जब दो फ्रेंड्स होंगे या हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप होगी तो कम से कम दो लोग होंगे। कहीं ना कहीं किसी भी दो ब्रदर हैं तो दो भाई के बीच का जो रिश्ता है तो दो लोग होंगे, तो हम रिलेशन बता पाएंगे कि एक दूसरे का ब्रदर है, सिस्टर है, अंकल है। तो कहीं भी किसी भी तरह की रिलेशनशिप के लिए वी नीड मिनिमम 2 क्लासेस, और ज़्यादा भी हो सकती है किसी सिस्टम में, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मल्टीपल क्लासेस भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ये एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में होना जरूरी है। अब इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, मतलब जो कोड हमने एक बार लिख दिया है उसको बार बार आपको लिखना नहीं है। जो कोड बन चुका है, जो डेटा आपने डिफाइन कर दिया, जो फंक्शनलिटी आपने इम्प्लीमेंट कर दी, उसको अब मुझे फिर से लिखना नहीं है। जो कुछ मैं नया चाहूँगा वो डिराइव्ड क्लास में लिखूंगा और पुरानी कैपेसिटी को एज इट इज रीयूटिलाइज कर लूँगा। तो दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, पहले से जो हमने लिख दिया। एंड वी डोंट हैव टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका फ़ायदा क्या हो गया, कोई ऐसा कोड है, कोई ऐसा सेटअप अपने डेवलपमेंट जब आप कर रहे हो, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो कुछ ऐसे कंपोनेंट है, जो कुछ ऐसी क्लासेस है हमारी जो हमने पहले से लिख रखी हैं, और उसी बिहेवियर को आप आगे भी कहीं यूज़ करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे उसको फिर से लिखना नहीं पड़े। तो इनहेरिटेंस आपको ये पावर देगा कि सेम कोड को अगेन एंड अगेन लिखने के बजाय वी कैन डिराइव देम, वी कैन इनहेरिट द एग्जिस्टिंग क्लास इन द न्यू क्लासेस, डिराइव्ड क्लासेस। क्लियर? अब ये क्या करेगा, हमें ये नए फीचर ऐड करने का पावर देगा डिराइव्ड क्लासेस के अंदर विदाउट मॉडिफाइंग द पेरेंट क्लास और बेस क्लास डेफिनेशन। मतलब आपको इनहेरिटेंस क्या पावर दे रहा है कि आप जो एग्जिस्टिंग क्लास है, पेरेंट क्लास है, बेस क्लास है, उसको मॉडिफाई करे बिना डिराइव क्लास को, चाइल्ड क्लास को, सब क्लास को मॉडिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं जिस क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ उस क्लास को बोल सकता हूँ पेरेंट क्लास, बेस क्लास, सुपर क्लास। ऐसे कई तरह के नाम इसको आप दे सकते हो। सबसे कॉमन है ऐसे पेरेंट क्लास, बेस क्लास, ये कुछ कॉमन नाम है। डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, सब क्लास, ये नाम मैं दे सकता हूँ सेकेंड क्लास को जो पहली किसी एग्जिस्टिंग क्लास के बिहेवियर को इनहेरिट करेगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं बेस क्लास, पेरेंट क्लास किनको बोलता हूँ, जिनके फीचर को, जिनके बिहेवियर को मुझे आगे डिराइव करना हो, आगे इनहेरिट करना हो, वो मेरी कौन हो गई, पेरेंट क्लास, बेस क्लास। क्लियर? सुपर क्लास, ऐसा नाम दे दिया उसको हमने। और जो क्लास किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगी, डिराइव करेगी, उसके फीचर्स को इनहेरिट करेगी, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास या फिर सब क्लास। तो ये मॉडल, ये कंसेप्ट हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास की शब्दावली यूज़ करो, वोकेबलरी यूज़ करो, या फिर आप पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास बोल के काम करो, या फिर आप सुपर क्लास और सब क्लास बोल के काम करो। तो ये कई तरीके से हम लोग इस कंसेप्ट को, इस कन्वेंशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों कि इसका यूटिलाइजेशन कब है, किन प्रोग्रामिंग सिचुएशन में। तो ये जरूर समझना है कि अगर दो से ज़्यादा क्लास भी अगर इनहेरिटेंस में आ रही होगी, और सपोज किसी बी क्लास ने ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, मतलब सेकेंड क्लास ने फर्स्ट क्लास की अगर प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, तो फ्यूचर में अगर बी की कोई सब क्लास होगी तो वो ए की भी बिहेवियर को एज इट इज़ इनहेरिट करेगी। मतलब इसका फ़ायदा क्या हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स के कुछ एट्रीब्यूट अगर पेरेंट क्लास में आ रहे हैं और पेरेंट के चाइल्ड क्लास में भी ग्रैंड पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट आ सकते हैं। मतलब ये एक बेसिक नेचर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का। अगर आप इनहेरिटेंस के मॉडल पे कहीं भी काम कर रहे हो तो ये बेसिक बिहेवियर आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। अब इसको मैं छोटे से एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ कि कब आपको लगता है कि इनहेरिटेंस फ़ायदेमंद है, कब मुझे लगेगा कि यहाँ पर इन प्रोग्रामिंग सिचुएशन में इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब पर्सन नाम की एक क्लास है। अब पर्सन एक जनरल टर्म है जिसमें नेम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसका ईमेल, हाइट, कई सारे ऐसे एट्रीब्यूट होंगे जो पर्सन क्लास को बिलोंग करते हैं। लेकिन पर्सन क्लास से ही मैंने स्टूडेंट क्लास भी डिराइव कर ली और एम्प्लॉय क्लास भी डिराइव कर ली।
मतलब ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड वर्क हो गया कि जब मैं स्टूडेंट की बात करूँगा तो बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो पर्सन क्लास के वो कैरी करेगा। कुछ खुद के भी हो सकते हैं, रोल नंबर होगा, क्लास होगी, ये स्टूडेंट के साथ हो सकते हैं। एम्प्लॉय के अपने खुद हो सकते हैं, सैलरी, उसका डिपार्टमेंट, उसका डेजिग्नेशन, ये कई चीज़ें एम्प्लॉय के साथ में आ सकती है, लेकिन ये पर्सन के साथ नहीं है। लेकिन उसका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फादर्स नेम, ये जो बेसिक चीज़ें, ईमेल आईडी, कुछ ऐसे कॉमन एट्रीब्यूट हैं जो कहाँ कैरी कर रहे हैं, पर्सन क्लास में। इनको सबको एज इट इज़ हम स्टूडेंट में भी इनहेरिट करेंगे, एम्प्लॉय में भी इनहेरिट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट एम्प्लॉय के अपने खुद के बिहेवियर भी होंगे, जिसके कारण मैं स्टूडेंट और एम्प्लॉय को दो डिफरेंट पर्सन मान सकता हूँ। ये स्टूडेंट को मैं अलग पर्सन क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि उसका रोल नंबर है, उसकी क्लास है, उसकी ब्रांच हो सकती है। ऐसे कई ऐसे एट्रीब्यूट होंगे जो ये बताते हैं कि मैं स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, या ये सारे एट्रीब्यूट किसी स्टूडेंट के होते हैं। और जब मैं एम्प्लॉय की बात करूँगा तो आपको क्या दिखेगा कि उसका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर तो ही, चूँकि पर्सन से हमने इनहेरिट किया है। लेकिन एम्प्लॉय के कई सारे ऐसे बिहेवियर होंगे, जैसे उसका एम्प्लॉय कोड, उसकी सैलरी, उसका डिपार्टमेंट, उसका डेजिग्नेशन, ये ऐसे एट्रीब्यूट होंगे जो स्टूडेंट में नहीं है, लेकिन वो एम्प्लॉय के पर्सनल एट्रीब्यूट हैं। तो फिर ये एम्प्लॉय बन जाएगा यहाँ पर। हो सकता है मैं आगे कुछ और एक क्लास बना दूँ, कस्टमर। अब कस्टमर का भी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर तो कॉमन होगा, लेकिन उस कस्टमर का बिहेवियर, उस कस्टमर से रिलेटेड उसके एट्रीब्यूट होंगे। हो सकता है वो कस्टमर किसी मैट्रिमोनियल साइट का हो, वो कस्टमर नॉर्मल कोई प्रोडक्ट परचेस करने गया हो किसी शॉप पर, वो ऑनलाइन किसी वेबसाइट से, कोई ई कॉमर्स साइट से कुछ परचेसिंग कर रहा है, अमेज़ॉन से, अजियो से, फ्लिपकार्ट से कुछ परचेस कर रहा है, तो कस्टमर के अपने अलग एट्रीब्यूट होंगे जो कि उस बिज़नेस मॉडल से रिलेट करेंगे। तो मीनिंग हमारा कहने का क्या है कि ये जितने भी मैंने डिराइव्ड क्लास की बात करी है, जो पर्सन क्लास से डिराइव हो रही है, यहाँ पर इनहेरिटेंस का फ़ायदा है कि मुझे डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स को बार बार लिखना नहीं है। मैं डिज़ाइन पैटर्न्स को अडॉप्ट करूँगा, इनहेरिटेंस को अडॉप्ट करूँगा, तो जो क्लास एक बार लिख दी है, जिस कोड को एक बार लिख चुके हैं हम, उसको सिंपली हमारी प्रोग्रामिंग सिचुएशन में हम डिराइव करेंगे। अच्छा, इसमें भी और डिफरेंस है अभी कि अगर मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो वो कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकता है, स्कूल स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई कोचिंग स्टूडेंट भी हो सकता है। तो उनके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके एट्रीब्यूट आएंगे। अगर वो कॉलेज स्टूडेंट हो तो अलग एट्रीब्यूट होंगे, स्कूल स्टूडेंट है तो अलग एट्रीब्यूट होंगे। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होंगे जो डिफ्रेंशिएट करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये एक फर्दर एक नई कैटेगरी हो सकती है ब्रेकअप के लिए। एम्प्लॉय की बात होगी तो मैनेजर भी हो सकता है, सेल्समैन भी हो सकता है। तो अलग अलग उसके बिहेवियर को बेस्ड ऑन डेजिग्नेशन भी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। या कुछ और बिजनेस मॉडल है जहाँ पर एम्प्लॉय के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट जो यूनिकली कहीं पर यूज़ होते हों, वो इनके साथ डिफाइन हो जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा बाइफर्केशन है, क्लैरिटी है। हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ना इनहेरिटेंस में, थोड़ा सा स्पेशलाइज होते जाएंगे। मतलब टॉप डाउन जब जाओगे ना आप, तो हम स्पेशलाइजेशन को अचीव करेंगे। ये बात मैं आगे करूँगा, थोड़ा सा बेस बना लें, प्रैक्टिकली चीज़ों को क्लियर कर लें हम, फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और नीचे से ऊपर जाएंगे ना, बॉटम अप, तो हम थोड़ा जनरलाइज होते जाएंगे। क्योंकि मैनेजर हो चाहे सेल्समैन हो, मैं दोनों को ज़्यादा जनरलाइज टर्म में बात करूँगा तो एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई को और जनरलाइज करने जाऊँगा तो दैट एम्प्लॉय विल बी ए पर्सन इन जनरल। तो ये वो चीज़ें, स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट होगा तो इन जनरल वो स्टूडेंट होगा। और जेनरिक जाने चाहूँगा ऊपर में तो वो पर्सन के रूप में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमें क्लैरिटी इनहेरिटेंस को लेके होना चाहिए कि मैं क्यों शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, क्यों मेरे लिए शेयर्ड मोड में डेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और आप जब अभी डिज़ाइन पैटर्न, जब मैं आगे थोड़ा सा प्रैक्टिकली जब बात करना शुरू करूँगा ना, तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी होगी कि इनहेरिटेंस का सही जो मोटिव है वो डेटा की शेयरिंग है। नॉर्मली बहुत गलती करते हैं, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं इसमें, और वो गलती आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हम उसको बहुत क्लियरली एक एक पॉइंट को समझ के करेंगे यहाँ पर। मतलब जब मैं क्लास में डेटा और फंक्शन दोनों को रखता हूँ, तो आपको इनहेरिटेंस में ये बात साबित होगी, प्रैक्टिकली ये मैं सामने रखूँगा कि फंक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं है
डिज़ाइन पैटर्न में, सिर्फ उनको मैं रीयूटिलाइज कर पाऊँगा, रीयूज़ कर पाऊँगा इन मल्टीपल प्लेसेस। उनको मैं यूज़ कर लूँगा, चूँकि बने हुए पब्लिक हैं, वी कैन एक्सेस देम इन अवर डिराइव्ड क्लासेस और विद द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर डिराइव्ड क्लासेस, वो चीज़ पॉसिबल होगी। लेकिन आप देखोगे इस पूरे सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी डेटा। मतलब वो जो डेटा, जो वेरिएबल हमने डेटा मेंबर डिक्लेयर कर रहे हैं, उन्हीं पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा, उन्हीं की शेयरिंग में हमारी पूरी एनर्जी लग जाएगी। मतलब आप और हम जब इनहेरिटेंस को समझना शुरू करेंगे, प्रैक्टिकली जब इसकी बात करेंगे, तो आपको क्लैरिटी होगी कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है। इसलिए हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि इनहेरिटेंस मतलब शेयरिंग ऑफ इट्स डेटा मेंबर, क्योंकि फंक्शन तो कॉमन लोड हो रहे हैं और कभी भी ऑब्जेक्ट की मेमोरी में फंक्शन काउंट नहीं होते हैं। और एक क्लास के अगर 1000 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या 1000 बार फंक्शन लोड होते हैं? क्या 1000 बार उसका डेटा लोड होगा? तो डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं पर भी फंक्शनलिटी चूँकि लोड नहीं हो रही है, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की डिमांड नहीं है, फंक्शन तो वन टाइम लोड होंगे। मैं जब चाहूँ 1000 10,000 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, मैं उस क्लास के किसी पब्लिक फंक्शन से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो फंक्शन 1000 बार 10,000 बार लोड नहीं हुए, लोड हमेशा कौन होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डेटा, दैट इज कंप्लीटली डेटा मेंबर्स, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? थोड़ा सा क्लैरिटी समझ में आएगी आपको कब? जब मैं थोड़ा इनहेरिटेंस के पैटर्न की बात करना शुरू करूँगा। अब हम देखते हैं कि ये जो मैंने शेयरिंग की बात करी, जो हायरार्की की बात करी, अगर दो ही क्लास पार्टिसिपेट करती है किसी रिलेशनशिप के अंदर, तो उस रिलेशनशिप को मानते हैं सिंपल या सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब सबसे पहले सिंगल लेवल या सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आ रहा है? एक पेरेंट एक चाइल्ड, एक लेवल का अंतर आ गया बस। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया? सिंपल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, एक ही बात है। ये सिर्फ किस बात को बताता है? बेस्ड ऑन डेटा शेयरिंग। याद करो मैंने अभी आपसे बात की थी, फंक्शन कॉमन है, फंक्शन पर मुझे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मेरा पूरा फोकस, सारा कंसंट्रेशन कहाँ पर होगा? डेटा की शेयरिंग पे। तो डेटा की शेयरिंग के बेस पर वी कैन डिफाइन, वी कैन इम्प्लीमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब कभी कोई बोलेगा कि इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, तो ये सिर्फ इस बात को बताता है कि मैं कितने पॉसिबल तरीकों से दो या मल्टीपल क्लासेस के बीच में डेटा को शेयर कर पाऊंगा। ये बात पकड़ लेना दोस्तों, बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते क्या है, समझते क्या है, लिखते क्या है, अगर हम कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखेंगे ना, तो यही कॉन्सेप्ट आपको पाइथन में, जावा में, सी शार्प में, जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग में हर जगह सपोर्ट करेगा। कहीं ऐसा टॉपिक नहीं आएगा कभी आपको फ्यूचर में कि आप ऊप्स अगर पाइथन में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जावा में कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ना नहीं पड़ेंगे आपको। और हम जैसे वेबसाइट्स पे नॉर्मली लिखा रहता है कि नहीं, वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, बस उस पैटर्न पे डिज़ाइन कर दिया सब कुछ, वैसा इनहेरिटेंस हम नहीं पढ़ेंगे। हम एक एक पॉइंट को प्रॉपरली समझेंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो, लाइव एग्जाम्पल के साथ कनेक्टिविटी हो, ज़्यादा क्लैरिटी हो, आपको समझ पाओ आप कि मैं कहाँ डेटा की शेयरिंग कर रहा हूँ, क्यों इनहेरिटेंस के टाइप में इस तरह का वेरिएशन है, ये सब कुछ दिखेगा। और हम कोशिश करेंगे कंसेप्ट को पहले बोर्ड पे देखेंगे पूरा, फिर प्रैक्टिकली उसका कोड लिखेंगे, क्योंकि मैं पूरा पूरा कोड पहले बोर्ड पे लिखूँ फिर मशीन पे लिखूँगा तो टाइम टेकिंग रहेगा, आपको लगेगा, क्योंकि प्रोग्राम के साइज़ थोड़े बड़े हो जाएंगे इनहेरिटेंस के साथ में। तो दोस्तों सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड वाली रिलेशनशिप जहाँ भी होगी कहीं भी, तो ये इस तरह की रिलेशनशिप को हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। एक पेरेंट एक चाइल्ड की रिलेशनशिप। मल्टी लेवल का मतलब हो गया कई सारी, 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है। मल्टी लेवल मतलब सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड की हायरार्की, मतलब किसी क्लास की 2 पेरेंट क्लास नहीं होगी और किसी क्लास की 2 चाइल्ड क्लास नहीं होगी, 1 to 1 वाली मैपिंग है पूरी। आप 2 3 4 लेवल तक चले जाओ, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए की सारी प्रॉपर्टी बी में, बी की सारी सी में, सी की सारी डी में, इस तरीके से काम चलता जाएगा हमारा।
तो ये इनहेरिटेंस का एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एस्पेक्ट होगा। मैं बहुत ज़्यादा अभी क्यों नहीं जा रहा हूँ, एक एक इनहेरिटेंस को मैं अलग से समझाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके। तो अभी मैं वापस एक एक चीज़ों को लिखूँ, इतना सब अभी सिर्फ आप डिफरेंस समझ लो कि मल्टी लेवल का थॉट कब आएगा, जब सिंगल लेवल की जो दो ए और बी का जो लेवल था उसी को एक्सटेंड कर दो, सी डी ई बढ़ाते जा रहे हो। किसी भी क्लास की दो चाइल्ड क्लास नहीं होगी, किसी भी क्लास की दो पेरेंट क्लास नहीं होगी, तो 1 to 1 वाला कॉन्सेप्ट है पूरा। अब ऐसा कितने भी लेवल पे चले जाओ, यू विल सी दिस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर? सिंगल और मल्टी लेवल का थॉट क्या हो गया, ए पूरी तरह बी में था, बी पूरी तरह सी में है। क्लियर? मतलब ए इन्वॉल्व था पूरा बी में और बी पूरा इन्वॉल्व किस में, सी में। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट होंगे। क्लियर? समझ में आ रहा मीनिंग? ये मैं थोड़ा एक डिफरेंस बाद में बात करूंगा इज ए और हैज़ ए रिलेशनशिप के बारे में। तो अभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले बेसिक थॉट तो समझे शेयरिंग क्या है। बेसिक इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम आप जब रन करोगे तो क्लैरिटी आएगी, फिर मैं सब ये सारी बातें शुरू करूंगा आपके साथ। मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंपल सा थॉट है, मल्टीपल पेरेंट क्लासेस, 2 या 3 पेरेंट क्लास होगी, 2 या 3 अगर पेरेंट क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास है, दिस इज व्हाट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स मल्टीपल पेरेंट क्लासेस। तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि C++ मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है। जावा में, पाइथन में, इन सब लैंग्वेज में आप जब जाओगे तो सुनने में आएगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को लैंग्वेज डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करती। वहाँ पर एक नया तरीका, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज़ इंटरफेस। और इंटरफेस से फिर वो जो मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ जो रेस्ट्रिक्शन है, जो लिमिटेशंस हैं, उनको उन लैंग्वेजेस ने सॉर्ट आउट किया है। C++ में उसको लेके क्या इश्यूज आएंगे वो मैं आगे बात करूंगा। प्रॉब्लम विथ मल्टीपाथ और मल्टीपल इनहेरिटेंस हम समझेंगे आगे, डायमंड प्रॉब्लम को, हाइब्रिड इनहेरिटेंस को, वहाँ जाके आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी तो हम इतना क्लियर समझ लें बस कि मल्टीपल इनहेरिटेंस बोला मतलब मल्टीपल पेरेंट क्लास, एंड C++ विल सपोर्ट दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर। क्लियर? इसको प्रोग्रामिंग में भी प्रैक्टिकली भी हम कॉन्फिडेंस के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कब इशू आएगा, तो जब इशू आएगा तब मैं उस बारे में आपसे बात करूंगा कि इसके कारण, इस मल्टीपल इनहेरिटेंस के कारण ये इश्यूज हमें आ रहे हैं हमारे कोडिंग में, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है दोस्तों? देन फोर्थ इज हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल इनहेरिटेंस मतलब ट्री स्ट्रक्चर। मल्टीपल का अपोजिट कर दो, या मल्टीपल पेरेंट एक चाइल्ड था, इसमें अपोजिट हो जाएगा एक पेरेंट क्लास और मल्टीपल चाइल्ड क्लास। हेरारकी, ट्री स्ट्रक्चर, जो इसके पहले डिजाइन में दिख रहा था आपको अभी, दैट इज अ काइंड ऑफ हेरारकी। तो हेरारिकल इनहेरिटेंस कहीं भी दिख रहा है आपको, तो ये इस मॉडल को डिफाइन करता है कि एक बेस क्लास होगी और उस बेस क्लास का कोई ऐसा बिहेवियर होगा, ऐसे एट्रीब्यूट होंगे जो मल्टीपल क्लासेस में कॉमन होंगे। मतलब एक क्लास का कुछ ऐसा फंक्शन, कुछ ऐसा डेटा होगा जो बी सी और डी सभी के लिए कॉमन होगा। तो जो सबके लिए कॉमन है, कॉमन चीज़ को ऊपर ले जाते हैं अपन, तो जो कॉमन बिहेवियर होगा उसको उठा के बेस क्लास में ले जाके रख देंगे हम। ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इम्पोर्टेंस रखता भी है। क्यों रखता है दोस्तों? क्योंकि आगे पॉलीमॉर्फिज्म करके एक टर्म पढ़ेंगे हम, और पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न डिज़ाइन हेरारिकल इनहेरिटेंस होता है। मतलब अगर बहुत अप्रोप्रिएट आपको पॉलीमॉर्फिज्म कहीं पर इम्प्लीमेंट करना हो तो हम लोग हेरारिकल इनहेरिटेंस का डिज़ाइन एडॉप्ट करेंगे और वहाँ जाके फिर हम कहीं ना कहीं पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करेंगे कुछ तरीकों से। जो भी गाइडलाइन C++ देती है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और काम करेंगे। C++ में पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करना, दैट इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब उस कंसेप्ट के लिए हमें एक टर्म पढ़ना पड़ती है, वर्चुअल फंक्शन। तो आगे हम पढ़ेंगे वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऐसे कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे जो हेरारिकल इनहेरिटेंस के मॉडल से सबसे ज़्यादा सूटेबल अप्रोच से इम्प्लीमेंट होते हैं।
तो ये डिज़ाइन पैटर्न बहुत पॉपुलर है फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलीमॉर्फिज्म इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग सिचुएशन। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही बात? तो ये सब आएगा जब बात करूंगा अलग अलग आपसे में। देन हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इनहेरिटेंस। अब एक इनहेरिटेंस तो सपोज ये ले रखा हमने, कौन सा हो गया ये? दिस इज व्हाट? मल्टी लेवल। और मल्टी लेवल के साथ में एक टी क्लास और मैंने इंक्लूड कर दी यहाँ पर, तो दिस इज व्हाट? मल्टी लेवल मल्टीपल। तो मल्टी लेवल मल्टीपल का कोई कॉम्बिनेशन मैंने अडॉप्ट कर लिया, दिस इज व्हाट? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। या फिर आप वो जो डायमंड प्रॉब्लम वाला केस आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर आता है कि डायमंड प्रॉब्लम क्या है, ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस के साथ में क्या इश्यूज हैं। तो ऐसा भी पैटर्न एडॉप्ट होता है कि आपने हिरारिकल बना लिया और मल्टीपल बना लिया, ये भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन हो गया। यहाँ मल्टी लेवल और मल्टीपल था, यहाँ पर हिरारिकल और मल्टीपल का कॉम्बिनेशन आ गया। तो इसको बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। क्यों डायमंड प्रॉब्लम है? ये प्रोग्राम नॉर्मल केस में कंपाइल नहीं होगा। अगर मैं इनहेरिटेंस का डिज़ाइन स्ट्रक्चर लिख भी दूंगा तो भी कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टी पाथ जनरेट कर रहा है और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के कारण हो रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम नहीं होती तो ये डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, वर्चुअल बेस क्लास। एक नया कॉन्सेप्ट आएगा आगे कि जब मैं इनहेरिट करूँगा बी और सी को, तो ए को विल डिफाइन एज ए वर्चुअल बेस, जिससे कि ए क्लास जब मैं डी का कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो मल्टीपल टाइम्स ए का पार्टिसिपेशन नहीं हो। ए क्लास एक रूट से एक ही बार मैप हो, सेकेंड थर्ड रूट से उसकी मेमोरी अलोकेट नहीं हो, उस ऑब्जेक्ट में मेमोरी पार्टिसिपेट नहीं करे। तो ये ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी जब मैं इसको इंडिविजुअली डिस्कस करूँगा विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये 5 तरीके के इनहेरिटेंस C++ सपोर्ट करती है अपने डेवलपमेंट में, अपनी प्रोग्रामिंग सिचुएशन में। तो मुझे ये आपको अभी क्लियर कराना है, सिर्फ बताना है कि इनहेरिटेंस है क्या। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोड रीयूजेबिलिटी। किसी पेरेंट क्लास के डेटा को, फंक्शन को मुझे रीयूटिलाइज करना हो, रीयूज़ करना हो किसी डिराइव्ड क्लास के स्ट्रक्चर में, तो मैं इनहेरिटेंस के मॉडल को अडॉप्ट कर सकता हूँ। इनहेरिटेंस का मॉडल क्या एडवांटेज देता है हमको? किसी भी बेस क्लास की कैपेसिटी को, कैपेसिटी बोल रहा हूँ मतलब डेटा प्लस फंक्शन को मैं डिराइव्ड क्लास की बॉडी में इनहेरिट कर पाऊँ, एक्सेस कर पाऊँ, ये पावर अगर मुझे मिलता है तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। फ़ायदे समझ में आ ही रहे होंगे आपको। किसी बड़े प्रोजेक्ट में अगर कुछ कोड पहले लिख चुके हैं हम, तो हम डेवलपमेंट कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, हम बने बनाए कोड को बार बार यूज़ कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। और आजकल तो ज़माना ही पूरा APIs का ही है। हम लोग सुनते ना API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ऐसी कई सारे कंपोनेंट क्लासेस बनी हुई हैं, उनको हमारे रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट क्लासेस में उनको ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर लेते हैं, या फिर उनको इंपोर्ट करके हम फर्दर उसमें कुछ एड ऑन कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट पे कि मैं ऑब्जेक्ट बना के उन क्लासेस को यूज़ कर रहा हूँ या उन एग्जिस्टिंग क्लासेस को अपनी किसी क्लास में इनहेरिट करके उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसके बिहेवियर को एक्सपांड कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करेगा हमारी खुद की रिक्वायरमेंट पे कि किन प्रोग्रामिंग सिचुएशन में हमें क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली मैं जहाँ भी देखता हूँ इनहेरिटेंस के सेशन, वो शब्दावली, वो वोकेबलरी यूज़ नहीं होती जो आपको इंटरव्यू टाइम पे रिप्लाई करनी है, जो आपको इंटरव्यू टाइम पे बताना पड़ेगा कि ये एक्चुअल है क्या। जो बातें आपको बोलना पड़ेगी अपने रिप्लाई में, अपने रिस्पॉन्सेस में, वो नॉर्मली स्किप्ड होती हैं टीचिंग में। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझें, पढ़ें, तो मैंने इसलिए एक सेपरेट लेक्चर में पहले इस बात को कवर किया कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने टाइप का इनहेरिटेंस होता है। अभी मैंने सिंटेक्स की बात भी नहीं करी है। जब जिस टाइप का मैं इनहेरिटेंस पढ़ूंगा, बताऊंगा, उसका पहले मैं सेंटेंस डिफाइन करूंगा, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसको प्रैक्टिकली हम लोग रन करके देखेंगे कि कैसे इनहेरिटेंस का मॉडल यहाँ पर प्रैक्टिकली काम
करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इनहेरिटेंस का कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, डेटा शेयरिंग वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी जो मैंने बताई थी आपको कि यहाँ पर सारा फोकस, सारा कॉन्सेंट्रेशन किस पर है, डेटा की शेयरिंग पे। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।